दोस्तों, इस स्टोरी का फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सुरेश ने लगभग चिल्लाते हुए कहा और कमरे में जाकर लेट गया। सुनीता ने भी उसे मनाने की कोशिश नहीं की। 3 वर्ष बस ऐसे ही रोते मनाते बीत गए। इसी बीच हमारे प्रेम की डोर को मजबूत बनाने आ पहुंची हमारी प्यारी बिटिया सुधा। सुधा की मधुर मुस्कान, किलकारियों और बाल सुलभ हरकतों ने उनके जीवन में मिठास पैदा कर दी थी। आपसी कलह छोड़कर अब वे उसकी किलकारियों में ही अपना सुख चैन ढूँढने लगे थे। जैसे-जैसे वह बढ़ रही थी, उसे उसके दाखिले की चिंता सताने लगी। हम अपनी सुधा को बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाएँगे। एक दिन सुनीता ने सुरेश से कहा, "क्यों? क्या यहाँ के स्कूल खराब है? मैं भी तो ऐसे ही स्कूल में पढ़ा था। आपके पिताजी के पास पैसा नहीं होगा, पर हमारी एक ही बच्ची है, इसलिए मैं उसे अच्छे स्कूल में शिक्षा दिलवाऊँगी। वैसे भी तुम्हारा तो हर दूसरे-तीसरे वर्ष तबादला हो जाता है, इससे उसकी पढ़ाई में रुकावट आएगी।" सुनीता, मेरे पिताजी के पास भी ज़्यादा पैसा नहीं था और न ही मेरे पास है। कान खोलकर सुन लो, मैं इतना खर्च वहन नहीं कर सकता। मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊँ? चोरी करूँ या डाका डालूँ? बोलो क्या करूँ? जहाँ तक व्यवधान का प्रश्न है, मेरे जैसे अन्य अधिकारी भी हैं जिनके बच्चे बाहर नहीं, उनके साथ रहकर ही पढ़ाई कर रहे हैं। अनायास ही सुरेश का स्वर तेज हो गया था। मैं कुछ नहीं जानती। मैं अपनी बेटी को अच्छी से अच्छी शिक्षा देना चाहती हूँ, चाहे इसके लिए मुझे अपने खर्चों में कटौती ही क्यों न करनी पड़े। जहाँ तक पैसों का प्रश्न है, क्या तुम नहीं जानते कि अतिरिक्त पैसे कैसे कमाया जा सकता है? सुनीता ने फिर व्यंग से कहा, जो तुम चाहती हो वह कभी नहीं हो सकता। इतने वर्षों बाद तो मुझे समझने की कोशिश करो। हर इंसान के अपने कुछ सिद्धांत होते हैं, आदर्श होते हैं। उन पर चलना वह अपना कर्तव्य समझता है। मेरा भी सिर्फ एक आदर्श है, मेहनत और ईमानदारी की कमाई। उसी में जीवन का सुख निहित है। चाहे मेहनत और ईमानदारी की कमाई में हम अपने बच्चों की उचित परवरिश न कर पाए। बच्चों की उचित परवरिश अगर सिर्फ पैसों से ही की जा सकती है तो वह तुम्हारा भ्रम है। यदि तुम आकलन करो तो पाओगे कि पैसों वालों के बच्चे अक्सर बिगड़े ही हैं, क्योंकि वह सोचते हैं कि उनकी हर इच्छा पैसों के द्वारा पूरी हो जाएगी और वे मेहनत से जी चुराने लगते हैं। मैं आपके समान दार्शनिक नहीं हूँ। आज के युग में पैसा ही सब कुछ है, बस इतना ही जानती हूँ। सुनीता, तुम्हें कैसे समझाऊं? दुनिया में पैसा ही सब कुछ नहीं है। आदमी की अपनी इज्जत होती है और यदि वह नीलाम हो गई तो वह कहीं का नहीं रहता। काश तुम मुझे समझ पाती तो मैं आज स्वयं को इतना अकेला और असहाय महसूस नहीं करता। वह बुदबुदा उठा और हमेशा की तरह अपना सिर पकड़कर बैठ गया। तभी नन्ही सुधा ने आकर अपने नन्हे हाथों से उसका सिर उठाया और अपनी बाल सुलभ तोतली आवाज में बोली, डैडी, हमें आइसक्रीम खाना है, प्लीज चलिए ना। चलो बेटी, हम अभी आपको आइसक्रीम खिलाने ले चलते हैं। कहते हुए उसने सुधा को सीने से लगा लिया और अस्फुट स्वर में बोला, मेरे जीवन की एकमात्र खुशी तो तू ही है मेरी बच्ची। मेरे जीने का सहारा भी तू ही है। यदि तू न होती तो शायद मैं जी ही नहीं पाता। सुख दुख के बीच जीवन के 15 वसंत बीत गए। एक दिन सुरेश थका हारा आकर कुर्सी पर बैठते हुए बोला, सुनीता, एक कप चाय देना। सुनीता चाय लेकर उसके पास गई और एक कप उसे पकड़ाते हुए वहीं पास में बैठते हुए बोली, क्या हुआ? बहुत थके लग रहे हो। हाँ, आज मंत्री आए थे, इनको भी कोई काम नहीं रहता, जब देखो मुंह उठाए चले आते हैं। सुनीता ने मुंह बिचकाकर कहा। अभी वे बात कर ही रहे थे कि सुधा ने घर में घुसते हुए खुशी से कहा, मम्मा पापा, देखिए मुझे कॉलेज की प्रतियोगिता में पुरस्कार मिला है। वेरी गुड, दिखाओ तो मिला क्या है? सुरेश ने सुधा की खुशी में अपना स्वर मिलाते हुए कहा। समय के साथ सुधा ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया तथा कॉलेज में पढ़ना प्रारंभ कर दिया था। अब सुनीता को सुधा की विवाह की चिंता सताने लगी थी। कुछ जगह बात भी चलाई। एक ऐसे ही दिन जब लड़के वालों से बात करके सुरेश लौटा तब सुनीता ने उसके सामने चाय रखते हुए पूछा, कहीं बात बनी? बात क्या बनेगी? जहाँ भी जाओ यही पूछते हैं, कितना लगा सकोगे? 15-20 लाख से कम की कोई बात ही नहीं करता। मैं तुमसे इसलिए कहती रहती थी, आज अगर हमारे पास पैसा होता तो हम अपनी बिटिया के लिए मनपसंद वर खरीद सकते थे। तुम्हारे ट्रांसफरेबल जॉब के कारण मैं नौकरी नहीं कर पाई और घर में बैठकर कोई काम तुमने करने नहीं दिया, क्योंकि उससे तुम्हारे अहम आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती थी। मैंने तो जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी गुजार दी। बेटी को भी हम क्या ऐसे ही तिल-तिल कर मरते देखेंगे? क्या उसकी झोली में थोड़ी-सी भी खुशी नहीं डाल पाएँगे? कहे जाओ सुनीता, आज मैं सब कुछ सुनने को तैयार हूँ, लेकिन क्या करूँ? मजबूर हूँ। अपनी आत्मा को तो नहीं कुचल सकता। एक सच्चे और ईमानदार आदमी का अगर यही हश्र होता है तो होने दो, मुझे कोई गिला-शिकवा नहीं है।
पर मेरी सोच आज भी नहीं बदली है। आज भी मैं मानता हूँ सच्चाई पर कभी बुराई हावी नहीं हो सकती। देखना हमारी सुधा के लिए भी एक न एक दिन योग्य वर मिल ही जाएगा। मैं बंद आँखों से नहीं, खुली आँखों से स्वप्न देखना पसंद करती हूँ। वैसे भी अगर स्वप्न देखने से ही अगर हर इच्छा पूरी हो जाती तो कोई प्रयत्न ही नहीं करता। खैर छोड़ो, तुमने उनसे कहा नहीं कि दहेज लेना और देना दोनों ही कानूनन जुर्म है? सब कहकर देख लिया। कोई कह देता है कि हमें इस वर्ष विवाह ही नहीं करना है, कोई साफ कह देता है अरे भाई कानून तो कितने ही बनते रहते हैं और फिर किसी को पता ही क्या चलेगा। रस्म पर तो हम 101 ही लेंगे। बोलो अब तुम्हारा आदर्शवाद कहाँ गया? यदि विवाह करना है तो देना ही पड़ेगा, सामने से नहीं तो पीछे से ही सही। तब तुम्हारी आत्मा नहीं कचोटेगी। उसके विवाह की चिंता अभी भी जस की तस थी। बस एक आस बाकी थी कि यदि वह नौकरी में आ गई तो अच्छा घर-वर मिल जाएगा और दहेज भी नहीं देना पड़ेगा। परेशानी तो तब होती जब अड़ोसी-पड़ोसी, नाते रिश्तेदार कहते, "कब कर रहे हो बिटिया का विवाह?" अरे भाई, विवाह अगर समय पर न हो तो अच्छा लड़का मिलना मुश्किल हो जाता है। अब वह हर एक से तो कह नहीं सकती थी कि बात दहेज पर आकर रुक जाती है। कल सुनीता के भैया-भाभी आए थे। उनके सुधा के विवाह के बारे में पूछने पर उसने कह दिया, "भैया, रुपयों पैसों पर आकर बात रुक जाती है। जितना चाहे हमसे ले ले, बाद में लौटा देना।" उनके जाते ही सुरेश फट पड़े थे और सुनीता से भी रहा नहीं गया। आरोप-प्रत्यारोपों का जो दौर शुरू हुआ, वह खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सुधा ने आकर दोनों को यह कहकर चुप कराया, "प्लीज़, मेरे लिए आप लोग झगड़ा ना करें। मुझे अभी विवाह नहीं करना है। मेरी मंजिल विवाह नहीं, मेरा करियर है।" दूसरे दिन यह घटना सच सहनशक्ति की भी एक सीमा होती है, शायद वह सीमा समाप्त हो गई थी, वरना एक आदर्शवादी और अपने सिद्धांतों के पक्के सुरेश ऐसा कदम कभी न उठाते। अपने इन्हीं सिद्धांतों के चलते उन्हें अपनी नौकरी में भी क्या-क्या कठिनाइयाँ नहीं उठानी पड़ी। उनके मित्र तो अक्सर कह देते थे, "यार, तुम गलत प्रोफेशन में आ गए हो। तुम्हें तो अपने पिताश्री की तरह ही कहीं किसी विद्यालय में शिक्षक ही होना चाहिए था।" तब वह मुस्कुराकर कहते, "मित्र, कोई भी प्रोफेशन बुरा नहीं होता अगर हम अपनी महत्वाकांक्षाओं सीमित रखें तथा अपने निजी स्वार्थों के चलते समझौता न करें। यह सच है कि सच्चाई और ईमानदारी आज के युग में गौण हो गई है, पर यह सोचना कि समाप्त हो गई है ठीक नहीं है। सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता दुर्गम अवश्य है, पर इतना भी नहीं कि उस पर चला ना जा सके। कम से कम मन में इतना संतोष तो रहेगा कि हमने कभी गलत काम नहीं किया। आज भी मेरा अटल विश्वास है कि जीत सच्चाई की ही होती है।" इतना अटल निश्चय वाला व्यक्ति भी आज हार कर ऐसा निर्णय ले बैठा। किसी ने सच ही भी कहा है कि इंसान पूरी दुनिया से लोहा ले सकता है पर अपनों से हार जाता है। आज अपनों के कारण ही सुरेश को यह दिन देखना पड़ा। सुनीता पश्चाताप की अग्नि में जल रही थी, आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह रही थी और मन ही मन कह रही थी, "मुझे क्षमा कर दो सुरेश, बस एक मौका और दे दो, इस बार तुम्हें निराश नहीं करूंगी।" सुधा जो डॉक्टर से मिलने गई थी, माँ को ऐसे रोते देखा तो बोली, "मम्मा, शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर कह रहे हैं कि खतरा टल गया है। डैडी के पास मैं बैठती हूँ, आप घर जाकर आराम करो। आराम? जब तक तेरे डैडी ठीक नहीं हो जाते मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जिद ना करो मम्मा, सुमित तुम्हें घर छोड़ देगा।" वह सुमित के साथ घर लौट आई थी। सुमित सुधा का मित्र है। दोनों ने एक साथ पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। सुधा इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही है और सुमित डॉक्टरी कर रहा है। सुधा को अचानक ही वह बहुत महत्वपूर्ण लगने लगा। पिछले 2 दिनों से वह साये की तरह उनकी देखभाल कर रहा है। इतना कोई मित्र तो नहीं कर सकता। कहीं मित्रता के अतिरिक्त दोनों में कोई और संबंध तो नहीं है? वह सुधा से बात करेगी। अगर दोनों विवाह करना चाहेंगे तो वह करा देगी। सामने हीरा है और वह से दिखाई ही नहीं दे रहा है। जीवन साथी अगर सच्चा मित्र हो तो जीवन सुखमय बन सकता है। सोचकर सुनीता को एक आशा की किरण दिखाई दी। तभी उसके दिल ने टोका, "प्रेम विवाह तो तुमने भी किया था, पर तुम्हारा विवाह तो यथार्थ की ठोकर सच्चाई से टकराकर चूर-चूर होता रहा, यहाँ तक कि बिखरने की कगार पर पहुंच चुका है।" अंततः उसने सुधा से बात करने का विचार त्याग दिया। हफ्ते भर बाद सुरेश घर आ गए। उन्होंने ड्यूटी भी ज्वाइन कर ली थी। इसके बावजूद घर में अव्यक्त तनाव मौजूद था। जहां सुधा अपने डैडी के मानसिक तनाव के लिए अपनी मम्मा को दोषी ठहरा रही थी, वहीं सुनीता सोच रही थी कि क्या
उसी के कारण सुरेश को यह कदम उठाना पड़ा, या वास्तव में वह सामाजिक कुरीतियों के कारण हार गया था? अगर वह सचमुच हार गया था तो उसे दोष क्यों दिया? क्या स्त्री की नियति ही अपमान सहने के लिए है? दोनों के बीच आए दरार को पाट पाना संभव प्रतीत नहीं हो रहा था। एक दिन सुनीता ने सुमित से पूछा, क्या तुम सुधा से प्यार करते हो? क्या उससे विवाह करोगे? अचानक वह बोली, आंटी मैं, हाँ तुम। पर मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। फिर मैं यह भी नहीं जानता कि सुधा भी मुझे इस नज़र से देखती है या नहीं। तो अब सोचो, मुझे लगता है वह तुम्हारे साथ खुश रह पाएगी। सुनीता के प्रस्ताव पर सुमित असमंजस में पड़ गया। सुधा उसे अच्छी तो लगती थी, पर वह पहल इसलिए नहीं करना चाहता था कि कहीं सुधा को उसका इस तरह का प्रस्ताव पसंद न आए। सुनीता ने सुधा से बात की तो पहले तो वह चौंकी, पर उसके चेहरे की लालिमा उसके दिल का हाल कह गई। सुधा की मौन स्वीकृति पाकर सुरेश से बात की। सुरेश को तो सुमित पहले से ही अच्छा लगता था। वह उसके सहज सौम्य व्यवहार का कायल था। सुमित एक अच्छा लड़का है। सबसे बड़ी बात यह है कि वह हमारी सुधा को पसंद करता है। सुमित और सुधा की स्वीकृति प्राप्त कर विवाह की तैयारी प्रारंभ कर दी गई। आज उसे लग रहा था कि विवाह का सफल होना न होना तो दोनों साथियों की आपसी समझदारी और एडजस्टमेंट पर निर्भर है। माना सुरेश सरकारी नौकरी में न होकर एक सफल बिजनेसमैन होता, तब क्या कोई समस्या नहीं होती? उसे अगर समस्या ढूंढनी होती तो वहाँ भी किसी दूसरी समस्या से त्रस्त परेशान रहती। क्या उसकी मम्मी को पापा से या भाभी को भैया से कोई शिकायत नहीं थी? समस्या हर जगह है। समस्या का निदान ढूंढकर आगे बढ़ते जाना ही जीवन है। कुछ ही दिनों में घर में शहनाई बज उठी। हल्के लाल लहंगे में सुधा का दमकता रूप सुमित के सानिध्य में खिल उठा था। विवाह के समारोह के बीच उन्हें हंसते खिलखिलाते देख सुनीता सोच रही थी कि शायद यही उसके जीवन का पहला सही निर्णय है। उसे सुरेश के शब्द बार बार याद आ रहे थे, सच्चाई पर कभी बुराई हावी नहीं हो सकती, हमेशा जीत सच्चाई की ही होती है। देखना, हमारी सुधा के लिए भी एक न एक दिन योग्य वर मिल ही जाएगा। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब